हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। कल हम लोग इंडियन पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में संघीय कार्यपालिका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। संघीय कार्यपालिका के बारे में कल हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 52 से लेके 52 से लेके 151 के बारे में जाने। विस्तृत रूप से हम लोग सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे, यानी अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 61 तक। राष्ट्रपति किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो राष्ट्रपति से संबंधित और भी जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो सारे आप लोग लिख लीजिए, ओके। लिखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन के बारे में मैंने पिछली क्लास में बतलाया था। राष्ट्रपति का निर्वाचन पहला पॉइंट दीजिए, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मैंने लास्ट क्लास में भी बतलाया था कि जो विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, या जो नगर पालिका, नगर निगम, पीआरआई वगैरह, इनका इलेक्शन जो होता है सब प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो भी भारत के वयस्क नागरिक हैं वो इनको मत देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो पहला लिख लीजिए, अप्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है, इनडायरेक्ट, ठीक है। अब इसमें लिखिए, इसमें भाग कौन कौन लेते हैं, मतलब इसमें वोट कौन कौन कर सकते हैं, ठीक है। पहला लिखिए, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि। दूसरा लिखिए, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, और दूसरा में है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि। एक और पॉइंट उसमें नीचे लिख लीजिए, दिल्ली एवं पुडुचेरी। दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के, दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लिख लिए। अब इसी में जहां लिखे हैं दिल्ली एवं पुडुचेरी के, उसके ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। 70वां संविधान संशोधन 70वां संविधान संशोधन 1992। 70वां संविधान संशोधन 1992। अभी दिल्ली और पुडुचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। स्टेट तो है नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश को वोटिंग का राइट नहीं था, लेकिन यहां पे विधानसभा है, दिल्ली पुडुचेरी के मुख्यमंत्री होते हैं। तो 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग का अधिकार मिल गया, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जनरल इलेक्शन जैसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में 50% से अधिक वोट प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कोई भी प्रत्याशी 50% से अधिक वोट नहीं प्राप्त कर पाता है तो दूसरे राउंड की गणना होती है, ठीक है। कल भी मैंने बताया था कि वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी जब चुनाव लड़े थे 1969 में, तो द्वितीय सेकेंड फेज की गणना हुई थी, जिसमें वीवी गिरी जीत गए थे और कांग्रेस के प्रत्याशी
नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए थे, और जबकि वीवी गिरी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें किसी ने खड़ा नहीं किया था, फिर भी ये चुनाव जीत गए और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए। ये सब इतना डिटेल लिखने का जरूरत नहीं है, बस जितना तो मैं कल बताया था उसी का फिर मैं आपको रिकैप करा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद लिखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। उसके नीचे एक और पॉइंट लिखिए, वेतन राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख पर मंथ, 5 लाख प्रति महीना। ठीक है, कहीं कहीं आपको बुक्स वगैरह में या नोट्स वगैरह में 1.5 लाख मिल जाएगा, वो पुराना डाटा था। ठीक है, 2008 में राष्ट्रपति वेतन संशोधन विधेयक, 2008 में भारत के राष्ट्रपति वेतन संशोधन विधेयक पारित हुआ, जिसके अनुसार राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख हो गया। पुरानी किताबें अगर देखेंगे तो उसमें 1.5 लाख मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी वर्तमान में वेतन 5 लाख है। ठीक है, कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री या सपोज भारत के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए, कोई नया प्रधानमंत्री बन गया, तो जो नया प्रधानमंत्री बनेगा वो सिर्फ 2024 तक के लिए ही बनेगा, जब तक इस संसद का टाइमिंग है। मतलब कोई भी नया, या जैसे कोई नया मुख्यमंत्री, अभी हमारे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए, तो वो तब जितना बचा हुआ कार्यकाल है उतना दिन के लिए ही बनेंगे, उतना दिन के लिए ही बनेंगे। लेकिन राष्ट्रपति का ऐसा पद होता है कि वो जब चुने जाएंगे तो उससे नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए रहेंगे। आज यदि कोई राष्ट्रपति चेंज होता है, आज यदि कोई राष्ट्रपति नया शपथ लेते हैं, तो आज से अगले 5 साल के लिए वो रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की स्थिति में जितना उस संसद या विधानसभा का कार्यकाल बचा हुआ है, उतना दिन के लिए ही वे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहेंगे। जबकि राष्ट्रपति का क्या है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से 5 साल, अगले 5 साल के लिए वो राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक है, अब लिखिए, राष्ट्रपति का पद से हटना, राष्ट्रपति का पद से हटना मतलब राष्ट्रपति अपने पद से कैसे हटेंगे। पहला लिखिए, स्वेच्छा से त्याग पत्र द्वारा, स्वेच्छा से त्याग पत्र द्वारा, यदि वह रिजाइन कर दे अपने मर्जी से तो हटेंगे। स्वेच्छा से त्याग पत्र द्वारा। दूसरा लिखिए, महाभियोग द्वारा, महाभियोग द्वारा, दूसरा है महाभियोग द्वारा। पहला त्याग पत्र से, दूसरा महाभियोग से, और तीसरा लिखिए कार्यकाल पूर्ण होने पे, कार्यकाल पूर्ण होने पे, कार्यकाल पूर्ण होने पे। कार्यकाल पूर्ण होने पे। नेक्स्ट लिखिए शपथ, शपथ, ओथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
ये कई बार प्रश्न आ चुका है। राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के हाँ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, हाँ लिख लीजिए, शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पे कोई नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे किसी का पोस्टिंग नहीं है, कोई नहीं नियुक्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वे शपथ दिलाएंगे। क्लियर? राष्ट्रपति का पद कभी, कल की क्लास में भी मैंने बतलाया था, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पे कार्य करेंगे। 1969 में एक ऐसा मौका आया था जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति के पद पे बैठे थे। क्लियर? शपथ भी क्लियर हो गया। अब लिखिए राष्ट्रपति की शक्तियां। अच्छा योग्यता लिख लीजिए, छोटा छोटा पॉइंट है, शक्तियां थोड़ा लंबा है। शक्तियां राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में 7 प्रकार की मिली हुई हैं। तो अभी योग्यता लिख लीजिए। योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उम्र वाला पूछा है क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, उम्र 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा, किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। किसी लाभ के पद पर न हो। कल मैंने बताया था ना कि राष्ट्रपति पे महाभियोग बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है? 61। हाँ बिल्कुल सही, 61, आर्टिकल 61। ठीक है। अब महाभियोग के लिए क्या है लिखिए। इससे एक बार एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछा है, महाभियोग से भी। पहला लिखिए, किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अर्थात अभी लोकसभा राज्यसभा दोनों का सत्र चल रहा है। यदि वर्तमान राष्ट्रपति पे महाभियोग लाना हो तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट ये है कि किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और ऐसे ही क्या अभी किसी का इच्छा करेगा तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जा सकता है क्या? नहीं। दूसरा पॉइंट लिखिए, संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। लिख लिए। और तीसरा लिखिए, महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व, महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व
महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है। महाभियोग प्रस्ताव लाने से पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है। 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जा सकती है। इसमें भी 14 दिन इंपॉर्टेंट है, कितने दिन पूर्व क्वेश्चन पूछ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब तक 26 जनवरी 1950 से लेकर अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। जब से राष्ट्रपति बनना शुरू हुए हैं अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। ठीक है, लिख लिए। अब लिखिएगा राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, सात प्रकार की शक्तियां हैं। ठीक है, पहला लिखिए कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां, इसमें से पहला लिखिए। कल किसी को याद है आर्टिकल 77? मैंने कल बतलाया था कि आर्टिकल 53 और 77 इंपॉर्टेंट है। 77 में क्या है? कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। इसको लिखिए। कार्यपालिका शक्तियां में अनुच्छेद 77, कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। आर्टिकल 77 अनुच्छेद 77, कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होगी या एक मंत्रिपरिषद है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। नेक्स्ट लिखिए, इसी में पॉइंट, मैं सिर्फ फैक्ट लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट लिखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। एक और 42वां से याद आया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान कहा जाता है। ब्रैकेट में जहां लिखे है 42वां संविधान संशोधन, उसी के नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली 42वां संविधान संशोधन में, संविधान में इतने व्यापक पैमाने पर संशोधन हुए थे, इतने व्यापक पैमाने पर संशोधन हुए थे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, लिखिए 42वां संविधान संशोधन 1976, डैश दे के दाहिने तरफ लिखिए। इसमें मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए, मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था। मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था। अर्थात मंत्रिपरिषद जो भी सलाह राष्ट्रपति को दे, राष्ट्रपति को मानना ही है, उनको सिग्नेचर करना ही है। जो मैंने कल बतलाया था कि रबर स्टैम्प, मंत्रिपरिषद दे दिया, आप साइन करके वापस कर दीजिए। आप उसमें अपना कोई भी पावर, कोई भी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन 76, इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सिफारिश या सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था। कांग्रेस की सरकार थी उस समय जब यह संविधान संशोधन लाया गया था। नेक्स्ट लिखिए 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। इसमें राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति दी गई। राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति दी गई। अर्थात
जी क्या बोले? सर इस पॉइंट को एक बार रिपीट कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति दी गई। राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति दी गई। अर्थात यदि किसी विधेयक को, ये लिखने का जरूरत नहीं है, बस पुनर्विचार तक ही लिखना। मैं आपको समझा रहा हूं कि पुनर्विचार क्या हुआ। यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार करने के लिए वापस कर सकते हैं कि एक बार पुनः आप इस पर विचार कर लीजिए। जो प्रावधान राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है कि ये तर्कसंगत नहीं है या उचित नहीं है, तो उसको हाईलाइट करके वो पुनर्विचार करने के लिए फिर से सरकार के पास भेज देते हैं कि इस पॉइंट पर आप एक बार पुनर्विचार कीजिए। यदि फिर भी सरकार उसी विधेयक को भेज दे, उसमें बगैर संशोधन के भेज दे, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है। एक ही बार उनको पावर है कि वो फाइल को या उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार को लौटा दे। यदि सरकार उसमें संशोधन करके दे तब भी उनको मानना है, संशोधन करके नहीं दे तभी राष्ट्रपति को मानना ही है। वो पुनर्विचार के अलावा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। सरकार द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इसी में कार्यपालिका शक्ति में ही लिखिएगा। नियुक्तियां, जितना महत्वपूर्ण पद है सभी पे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। नियुक्तियां लिखिए इसमें। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, नियुक्तियां में लिखिए प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी राष्ट्रपति को क्या जिसको मन करेगा उसको प्रधानमंत्री बना देंगे? नहीं, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्तियां हैं, लेकिन वे जिसको मन करेगा उसको नहीं बना सकते हैं। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है उन्हें ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति उन्हीं को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। यदि किसी लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, उस स्थिति में गठबंधन दल का जो नेता हुआ जो सरकार बनाने का दावा करे उसको नियुक्त करेंगे। यदि ऐसा भी नहीं है तो राष्ट्रपति जो सबसे बड़े दल का नेता है उसको प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेंगे। यहां पे राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, नेक्स्ट में महान्यायवादी। उसके नीचे लिखिए CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।